सोचिए, अगर भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा होता तो उसे इतनी बार तोड़ा क्यों जाता? अगर भारत सिर्फ राज्य होता तो उसे मिटाने की इतनी कोशिशें क्यों होती? और अगर भारत सिर्फ एक देश होता तो हर युग में कोई ना कोई उसे खोजने क्यों निकलता? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, भारत को समझा नहीं जा सकता, उसे खोजा जाता है। साल है 1942। भारत जल रहा है, अंग्रेज सत्ता सख्त है, नेतृत्व जेल में है और जवाहरलाल नेहरू खुद अहमदनगर किले की जेल में बंद है। लेकिन ये किताब क्रोध से नहीं लिखी गई। ये लिखी गई है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो पूछ रहा है, हम आजाद तो हो जाएंगे, लेकिन हम हैं कौन? नेहरू लिखते हैं, जेल की चुप्पी में मैंने भारत को ज्यादा साफ देखा। कोई भाषण नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई नारा नहीं, बस इतिहास, दर्शन, संस्कृति और एक गहरी बेचैनी। भारत आखिर है क्या? नेहरू कहते हैं, भारत को समझने की सबसे बड़ी भूल ये है कि हम उसे आज के नक्शे से देखते हैं। भारत एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। हजारों सालों से ये सभ्यता टूटती रही है, लेकिन खत्म नहीं हुई। यवन आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने राज किया, लेकिन भारत किसी एक का नहीं हुआ। नेहरू बहुत साफ कहते हैं, भारत की विविधता उसकी समस्या नहीं, उसकी आत्मा है। भाषाएं अलग, धर्म अलग, रीति अलग, फिर भी कुछ ऐसा था जो सबको जोड़ता रहा। नेहरू इसे कहते हैं एक अदृश्य धागा। ना सिर्फ धर्म, ना सिर्फ सत्ता, ना सिर्फ युद्ध, वो था सह अस्तित्व, समावेशन और आत्मसात करने की क्षमता। भारत ने दुश्मनों को भी संस्कृति में बदल दिया। नेहरू हमें सीधे सवाल के सामने खड़ा कर देते हैं, अगर भारत इतना प्राचीन, इतना समृद्ध था, तो वो गुलाम कैसे बन गया? क्या भारत ने अपने ही विचारों में कमजोरी पैदा कर ली थी? क्या हर आक्रमण सिर्फ बाहर से आया था, या कहीं भारत ने धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति खो दी थी? नेहरू यहां किसी को सीधे दोष नहीं देते, लेकिन वे एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करते हैं। हर सभ्यता बाहरी आक्रमण से नहीं, अक्सर भीतर की जड़ता से कमजोर होती है। यहीं से नेहरू का विश्लेषण और गहरा हो जाता है। नेहरू बताते हैं, एक समय था जब भारत सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बौद्धिक महाशक्ति भी था। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, दुनिया भारत से सीखने आती थी। नालंदा, तक्षशिला, ये सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं थे, ये विचार निर्माण के केंद्र थे। नेहरू बहुत ईमानदारी से कहते हैं, भारत का संकट तलवार से शुरू नहीं हुआ, उसकी शुरुआत हुई ठहराव से। ज्ञान रहा, लेकिन जिज्ञासा कम होने लगी। परंपरा रही, लेकिन प्रश्न पूछने की आदत कमजोर पड़ी। नेहरू परंपरा के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वे चेतावनी देते हैं, जब परंपरा प्रश्नों से डरने लगे तो वो संस्कृति नहीं, बोझ बन जाती है। यहीं से भारत के भीतर एक धीमी कमजोरी पैदा हुई। उधर दुनिया बदल रही थी, यूरोप में विज्ञान, खोज, औद्योगिक क्रांति, लेकिन भारत धीरे धीरे अतीत में ठहरता जा रहा था। नेहरू इसे सभ्यताओं की गति का अंतर कहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि भारत गलत था? नहीं, और नेहरू ये बार बार स्पष्ट करते हैं, भारत की समस्या उसके मूल्यों में नहीं थी, समस्या थी उन्हें समय के अनुसार ढालने में असफलता। नेहरू एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या हम अपने अतीत की पूजा करते करते वर्तमान को समझना भूल गए? यही प्रश्न आजादी के बाद भी भारत को बार बार परेशान करेगा। भारत हारा नहीं था, वो रुक गया था, और जब कोई सभ्यता रुक जाती है तो दूसरे आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये ठहराव स्थायी नहीं था। भारत के भीतर अब भी एक चिंगारी बाकी थी, और वो चिंगारी जलने वाली थी, धर्म, दर्शन और सामाजिक आंदोलनों के जरिए। जवाहरलाल नेहरू यहाँ एक साहसिक बात कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा हथियार कभी तलवार नहीं रहा, उसका हथियार हमेशा विचार रहा है। और यही कारण है कि जब राजनीतिक शक्ति कमजोर पड़ी, तब भी भारत की आत्मा पूरी तरह मरी नहीं। नेहरू बहुत स्पष्ट करते हैं, भारत का धर्म केवल पूजा नहीं था, वो था प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, सत्य की खोज और आत्ममंथन की परंपरा। उपनिषद कहते हैं, सत्य को जानो, प्रश्न करो, स्वीकार करने से पहले सोचो। यही सोच भारत को अलग बनाती है। नेहरू बताते हैं, जब समाज कठोर हुआ तब बुद्ध और महावीर आए। उन्होंने सत्ता नहीं मांगी, उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने कहा, हिंसा से मुक्ति नहीं, करुणा से होगी। ये कोई कमजोरी नहीं थी,
ये नैतिक साहस था। नेहरू गर्व के साथ लिखते हैं, करुणा का विचार, सह अस्तित्व और लिव एंड लेट लिव की भावना, भारत ने दुनिया को जीतने के तरीके नहीं, जीने के तरीके सिखाए। और यहाँ नेहरू ईमानदार हो जाते हैं। जो विचार आत्म मुक्ति के लिए थे, वही बाद में पलायन का बहाना बन गए। कहीं कहीं अहिंसा कर्तव्य से भागने का जरिया बन गई। और यही जगह थी जहां संतुलन टूटा। आत्मचिंतन बनाम आत्मसंतोष। नेहरू इस फर्क पर बहुत जोर देते हैं। आत्मचिंतन समाज को आगे बढ़ाता है, आत्मसंतोष समाज को सुला देता है। भारत में कई युगों में ये दूसरा हावी हो गया। भारत की समस्या उसके विचार नहीं थे, समस्या ये थी हमने विचारों को जिम्मेदारी से अलग कर दिया। ये वो मोड़ है जहां से कहानी केवल अतीत नहीं रहती। अब नेहरू सीधे आधुनिक भारत की ओर बढ़ते हैं। औपनिवेशिक टकराव, पश्चिमी विचारों से सामना और एक नए भारत की खोज। तो प्रश्न अब बदल जाता है। अगर भारत के पास इतिहास था, विचार थे और चेतना थी, तो फिर जब अंग्रेज आए, भारत ने उनका सामना कैसे किया? नेहरू एक बात बहुत साफ कहते हैं, भारत की हार पहले युद्ध भूमि में नहीं, मानसिक धरातल पर हुई। पश्चिम तोपें लेकर आया, लेकिन उससे भी खतरनाक वो आत्मविश्वास लेकर आया। विज्ञान, उद्योग, तर्क और व्यवस्था। नेहरू ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, भारत ने पश्चिम को केवल शासक के रूप में नहीं देखा, बल्कि शिक्षक के रूप में भी देखा। आधुनिक विज्ञान, नई शिक्षा प्रणाली, कानूनी ढांचा, ये सब भारत को पहली बार आधुनिक दुनिया से जोड़ रहे थे। लेकिन इसकी एक कीमत थी। धीरे धीरे एक खतरनाक सोच जन्म लेने लगी, जो पश्चिमी है वही बेहतर है। भारत ने सीखना छोड़ दिया, अपनी तुलना करने लगा, और तुलना हमेशा हीनता को जन्म देती है। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत को नए विचार दिए, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। लेकिन उसी शिक्षा ने एक बात और सिखाई, अपना अतीत पिछड़ा है। यहीं से भारत के भीतर दो भारत बनने लगे, एक जो अपने अतीत से शर्मिंदा था, दूसरा जो उसमें फंस कर रह गया। नेहरू किसी एक पक्ष में नहीं जाते। वे ना तो पश्चिम को शत्रु मानते हैं, ना ही अंध प्रशंसा। वे कहते हैं, हमें पश्चिम से सीखना चाहिए, पर उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। यही विचार आधुनिक भारत की नींव बनता है। नेहरू बताते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद नफरत से नहीं जन्मा, वो जन्मा आत्मसम्मान से, सांस्कृतिक स्मृति से और समानता की चाह से। ये कोई आक्रोश नहीं था, ये एक बौद्धिक जागृति थी। भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं थी, वो लड़ाई थी खुद को दोबारा पहचानने की। अब भारत जान चुका था, तलवार से जीत संभव नहीं, नकल से मुक्ति नहीं। उसे चाहिए था एक नई राह, एक ऐसा विचार जो भारत को आधुनिक भी बनाए और उसकी आत्मा भी बचाए। और यहीं से एक नई चेतना जन्म लेती है, जो कहती है, हम स्वतंत्र हो सकते हैं और फिर भी खुद जैसे रह सकते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब लोग अपनी पहचान खो देते हैं, तब वे शक्ति नहीं, दिशा ढूंढते हैं। और भारत 20वीं सदी की शुरुआत में ठीक यही खड़ा था। अब तक एक बात साफ हो चुकी थी, भारत को स्वतंत्र होना था, लेकिन प्रश्न ये था कैसे? क्या हिंसा से, क्या समझौते से, या किसी बिल्कुल नए रास्ते से? यहीं से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ राजनैतिक नहीं रहा, ये नैतिक आंदोलन बन गया। नेहरू लिखते हैं, गांधी ने राजनीति को नैतिकता की भाषा दी। महात्मा गांधी नेतृत्व नहीं लेते, वे जगाते हैं। उनकी ताकत हथियार नहीं थी, उनकी ताकत थी सत्य, अहिंसा और अनुशासन। ये पहली बार था जब राजनीति भीड़ नहीं, विवेक से बात कर रही थी। आज तक आजादी की लड़ाई कुछ शिक्षित वर्गों तक सीमित थी, गांधी ने उसे गांव-गांव पहुंचा दिया। किसान, मजदूर, स्त्री, छात्र, हर कोई इस आंदोलन में अपने अर्थ खोजने लगा। नेहरू मानते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य नैतिक रूप से हार चुका था बहुत पहले। ब्रिटेन के पास सेना थी, भारत के पास नैतिक ऊंचाई। और इतिहास ने पहली बार देखा, एक साम्राज्य अपने ही आदर्शों से पराजित हो रहा था। नेहरू गांधी के अंध अनुयायी नहीं थे, वे उनके साथ असहमत भी होते थे, लेकिन वे ये भी समझते थे कि गांधी ने भारत को लड़ने का नहीं, खड़े रहने का साहस दिया। ये साहस केवल सत्ता बदलने का नहीं था, ये साहस था अपने आप को बदलने का। स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं थी, ये थी आंतरिक भय से मुक्ति। और इसी मुक्ति ने भारत को गणतंत्र बनने योग्य बनाया। अब लड़ाई अंत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आजादी के बाद सब खत्म नहीं होना था, बल्कि सब शुरू होना था। एक देश को अब खुद लिखना था,
अपने नियम, अपना भविष्य, अपनी पहचान। और यहीं से जवाहरलाल नेहरू हमारे सामने आखिरी सवाल रखते हैं। हम आजाद तो हो जाएंगे, लेकिन क्या हम एक न्यायपूर्ण राष्ट्र बन पाएंगे? आजादी एक क्षण होती है, लेकिन गणतंत्र एक जिम्मेदारी। 26 जनवरी 1950 को भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, वो खुद का संरक्षक बना। और यहीं से जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपना अंतिम अर्थ पाती है। नेहरू साफ समझते थे, अंग्रेज चले गए, लेकिन समस्याएं नहीं। गरीबी, अज्ञानता, असमानता, विभाजन के घाव। नेहरू लिखते हैं, स्वतंत्रता केवल शासन बदलना नहीं है, ये सामाजिक रूपांतरण है। भारत ने किसी राजा को नहीं चुना, किसी धर्म को नहीं चुना, भारत ने चुना संविधान। ये किताब सिर्फ कानूनों का संकलन नहीं थी, ये थी समानता की गारंटी, स्वतंत्रता की रक्षा और विविधता का सम्मान। गणतंत्र का मतलब यही था, भारत किसी व्यक्ति से नहीं, नियमों से चलेगा। नेहरू बहुत दृढ़ थे। धर्मनिरपेक्षता भारत पर थोपी गई नहीं, भारत से उपजी है, क्योंकि भारत हजारों वर्षों से भिन्नताओं के साथ जीना जानता था।